अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टाइम। फ़िज़िक्स 9 के लेक्चर्स के सिलसिले का आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, फोर्थ चैप्टर का टॉपिक नंबर 4.6। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स इंटायर मास इज़ कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। अच्छा, हम चूँकि टॉर्क स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसमें उस फोर्स के वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स या कोई एक पॉइंट ऐसा होता है उस बॉडी के अंदर जहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। उस पॉइंट को उसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने हाथ में स्केल पकड़ें, उसको अगर आप किनारों के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो स्केल घड़ी की सुई की तरह घूमेगा। अगर उसी स्केल को आप सेंटर से बिल्कुल अंदाजे से सेंटर से उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो पूरे का पूरा स्केल आगे चलना शुरू कर देगा, वो घूमेगा नहीं। तो इसकी मैं रीडिंग करता हूँ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स इंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। A force applied at such a point in the body does not produce any torque in it। तो इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अगर लगाई जाए तो उससे टॉर्क पैदा नहीं होता। द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स F विदाउट रोटेशन। तो वो बॉडी जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। ये 7 फिगर बनी हुई है। एक सिस्टम है, A और B दो स्फीयर्स हैं। ए का साइज़ छोटा है, बी का थोड़ा बड़ा है। तो इसमें एक पॉइंट ओ ये आपको नज़र आ रहा होगा। ओ के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा नहीं, ये पूरे का पूरा सिस्टम आगे पीछे होना शुरू हो जाएगा। जबकि अगर आप इधर फोर्स लगाएं, इधर लगाएं, थोड़ा सा इधर लगाएं, तो फिर ये घड़ी की सुई की तरह इस तरह से घूमना शुरू कर देगा। लेकिन ओ के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं घूमेगा। इसका आगे इसने एक्सप्लेनेशन दिया है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड एज शोन इन अ फिगर। ये दो बॉडीज़ हैं, इनको एक दरमियान में एक सख्त रॉड से कनेक्ट किया गया है। लेट ओ इज़ द पॉइंट वेयर एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी। फ़र्ज़ करें कि ओ कोई पॉइंट है ए और बी के दरमियान किसी जगह भी, such that the force F is applied at point O as shown in the figure 4.17। इस तरह से वो फोर्स F जो है उस पॉइंट O के ऊपर लगती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये पॉइंट O, इसके ऊपर फोर्स लगी है। ये A और B दो बॉडीज़ हैं, इनके दरमियान में कोई पॉइंट O है इस सिस्टम के, उधर फोर्स लगी है। तो ये रोटेट नहीं करेगा इस तरह से, ये चलना शुरू हो जाएगा इस तरह से, इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। तो ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F विदाउट रोटेशन देन पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यही बताया गया कि अगर वो सिस्टम मूव रोटेट नहीं करता, वो सिस्टम घूमता नहीं है, बल्कि वो आगे चलना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप चेयर है, चेयर को आप बिल्कुल ऊपर से, जो उसकी चेयर की टेक जिधर लगाते हैं, ऊपर से अगर आप उसको फोर्स लगाएंगे तो वो चेयर उल्ट जाएगी, जैसे घूम जाएगी। अगर उस चेयर को थोड़ा सा दरमियान से आप फोर्स लगाएंगे तो वो चेयर गिरेगी नहीं, वो बल्कि आगे चलती जाएगी जहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहें। तो वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिस जगह पे वो घूमेगी नहीं। Does the system still move without rotation if the force acts elsewhere on it? अगर इस फोर्स को हम O के अलावा किसी और जगह पे लगाएं तो क्या सिस्टम वैसे ही मूव करता है? तो इसमें आप देखें कि ये जो फोर्स लगी है ये O से थोड़ा ऊपर इस जगह के ऊपर लगा रहे हैं। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल। जो हल्के वाला, जो छोटे वाला जो इसका हिस्सा है, उसके पास अगर फोर्स लगी है, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। तो सिस्टम मूव करेगा थोड़ा सा, लेकिन साथ वो घूम भी जाएगा उसका। चूँकि ये पॉइंट जो F है जिधर फोर्स लग रही है, इस जगह पे ये उसका सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो इसमें वो जो सिस्टम है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इसी तरह अगर O से नीचे आप फोर्स लगाएंगे ये बड़े वाले स्फीयर के साथ, तब भी सिस्टम जो है
वो रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन किया गया। लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवियर पार्टिकल एज शोन इन फिगर 4.19। ये 4.19 आपकी फिगर है, इसमें हैवियर पार्टिकल के पास ये फोर्स लगी है। इन दिस केस आल्सो दिस सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। तो इस केस में भी सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव भी करेगा, लेकिन साथ वो घूम जाएगा, उसमें रोटेशन हो जाएगी। तो इसमें जो कंक्लूजन है इसमें इस टॉपिक का वो ये है कि किसी भी सिस्टम का कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि वो फोर्स की डायरेक्शन में वो चीज़ मूव करना शुरू कर देगी। उस पॉइंट को उसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.6 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप एक स्केल लें तजर्बे के तौर पे, या बाज़ बच्चे मैंने देखा है कॉपी उठाते हैं हाथ में या बुक उठाते हैं तो एक फिंगर के साथ उसको बैलेंस कर लेते हैं। आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा, बच्चे करते हैं। तो वो जिस पॉइंट के ऊपर आपकी वो फिंगर है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस बॉडी का। तो इसकी मैं रीडिंग करता हूँ, साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉपिक नंबर 4.6। A body is made up of a large number of particles as illustrated in figure 4.20। ये फिगर 4.20 में आप देखा, इसमें एक बॉडी है जिसके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। अब वो तमाम पार्टिकल्स से मिलके ये बॉडी बनी हुई है। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब जो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब को नीचे ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटी की वजह से। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। अब हर पार्टिकल के ऊपर जो इसकी ज़मीन की कशिश है वो इसके वेट के इक्वल है, उसके बराबर है। दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अब ये सारी हुई फोर्सेस हैं, चूँकि इन सब का रुख नीचे की तरफ है, ये सब फोर्सेस जो हैं इनका ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसकी वजह से इन सब ये जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स है सब की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज़ अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो चूँकि इन सब की डायरेक्शन एक है तो उन सब फोर्सेस का आपने वो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा होगा, उन सब का एक ही रिजल्टेंट फोर्स उसका जो है एक वेक्टर फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अच्छा, अब वो जो रिजल्टेंट है उन तमाम फोर्सेस की वो एक किसी पॉइंट के ऊपर होगी, उस पॉइंट को इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बॉडी के वेट के बराबर होगी। अ पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स vertically towards the center of the earth is called the center of gravity G of the body। तो जैसे मैंने बताया वो पॉइंट जिसके ऊपर इसका रिजल्टेंट जो है वो नीचे की तरफ टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट करता है उसको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको स्केल की दी, बुक की दी, आप उसको बैलेंस करें आप फिंगर के ऊपर, जिस जगह पे उसका बैलेंस होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस बुक का या उस स्केल का। तो इसमें साइंटिफिक जो इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो साइंस कहती है कि वो तमाम जो उस बॉडी का वेट है उस स्केल का या उस बुक का, वो उस जो आपकी फिंगर के नीचे जो नुक्ता है वो जो हिस्सा है उस एक पॉइंट के अंदर है, उसका रिजल्टेंट उस एक पॉइंट के अंदर है। तो इसकी डेफिनेशन है अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का सारा वज़न वो वर्टिकली बिल्कुल अमूदन नीचे की तरफ अमल कर रहा हो, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब आगे चल के मैं आपको इसका पेज नंबर 95 के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऐसी हैं चीज़ें जिनकी एक तरतीब से शक्ल होती है, जैसे उनका एक कोई शेप होती है, मतलब मतवाज़न कह लें, एक तरतीब के साथ। जैसे ये मीटर रॉड है आपकी, ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसकी एक तरतीब, ये मतलब जैसे ऊंचा नीचा या गैर मतवाज़न नहीं है, ये एक मतवाज़न शक्ल है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, वो अमूमन इसके सेंटर में होता है।
The center of gravity of objects which have symmetrical shapes can be found from their geometry. For example, the center of gravity of uniform rod lies at the point where it is balanced. वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि जहाँ पे वो रॉड जो है वो बैलेंस होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. दिस बैलेंस पॉइंट इज इट्स मिडल पॉइंट जी. ये इसके दरमियान वाला पॉइंट बिल्कुल मिडल में होगा. जो फिगर में आप देख रहे हैं जी से ये शो किया गया. ठीक है. इसी तरह बच्चों ये जो अगर आप नीचे अगर इसकी शेप्स देखें, ये जो स्क्वायर शेप है इस तरह जैसे मुरब्बा शक्ल की कोई बॉडी है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके डायगोनल्स जो हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होगा. ठीक है. लाइक सपोज करें कोई बुक है तो आप इसको बुक ही समझे स्क्वायर को, तो आप देखेंगे कि बुक का आप फिंगर के ऊपर बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल इसी जगह पे होगा जिस जगह पे ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. इसी तरह अगर कोई प्लेट आप गोल सर्कुलर चीज़ लें तो उसका भी सेंटर ऑफ जो है ग्रेविटी वो उसके बिल्कुल दरमियान में होगा. वो उसके दो डायमीटर्स को जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस तरह से. इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप का भी इन्होंने दिखाया, वो भी इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो इसको रीड करते हैं थोड़ा सा. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर और ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्क्वायर का या रेक्टेंगल का वो इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज इट्स सेंटर एज शोन इन द फिगर. अगर कोई बिल्कुल गोल शक्ल की प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल के उसके सेंटर में होगा. सिमिलरली इसी तरह से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, अगर कोई गोल फुटबॉल की तरह का कोई गोला है तरबूज की तरह का, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी बिल्कुल उसके दरमियान में होगा. उसके बिल्कुल उसके मिडल में उसके स्फीयर के सेंटर में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. इसी तरह जो अगर एक ट्रायंगल है कोई ट्रायंगुलर शेप है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इसके मीडियंस को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होगा. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस एज शोन इन फिगर 4.22D. ये 4.22D के अंदर ये आप शेप देखें, ये इसके मीडियंस अगर आप ज्योमेट्री के असूलों के मुताबिक खींचें तो मीडियन सारे एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. इसके बाद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज़ द सेंटर ऑफ द रिंग एज शोन इन द फिगर. तो जो सर्कुलर अगर कोई रिंग है तो उसका जो सर्कल का सेंटर है ऑब्वियसली वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. इसी तरह अगर कोई इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका जो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड और हॉलो सिलेंडर इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर. तो इसका जो नीचे से आप देखें इसकी बेस के ऊपर इसका जहाँ पे एक्सिस मीट कर रहा है उस जगह पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे जिधर जी लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब ये तो बात थी रेगुलर शेप्स की. अब लेकिन हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शेप इस तरह की ट्रायंगुलर स्क्वायर या रेगुलर नहीं होती, उनकी शेप थोड़ी सी इरेगुलर होती है. जैसे कि ये मैं आपके सामने ये पेज नंबर 96 के ऊपर ये एक कुछ शीट है या कोई भी कोई बॉडी है उसकी ये शेप है, ये बिल्कुल इरेगुलर है, इसकी कोई भी साइड एक दूसरे से नहीं मिलती. तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सिंपल है, बिल्कुल ईजी है. उसकी मदद से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका फाइंड कर सकते हैं. टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, गत्ते का एक इरेगुलर टुकड़ा लें. मेक होल्स ABC, उनके अंदर 3 सुराख कर लें. ये A, B और C किसी भी जगह कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है. 3 सुराख इसके अंदर कर लें, हों इसके किनारों के पास नियर इट्स एज. फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल, अब दीवार के ऊपर एक कील लगाएं. अब कील उस दीवार के साथ लगा दिया. अब आपने उस गत्ते के टुकड़े को उस कील के साथ अटकाना है. तो सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स. अब एक सुराख, जब जैसे ये देखें ये A सुराख के साथ कील लगा हुआ है तो उसके साथ उसको लटका दिया. द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल.
अब जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ी देर हिलजुल के वो अपनी जगह पे एक जगह पे आके बैलेंस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ए से बिल्कुल नीचे की तरफ एक वर्टिकल लाइन में होगा, उधर होगा। A cardboard will come to rest with its center of gravity just vertical below the nail. Vertical line from A can be located using a plumb line. अब इसमें हम लोग जब ये तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसमें मैं आपको ज़रा सादे तरीके से समझाता हूँ। इसमें एक ये जैसे इरेगुलर शेप का गत्ते का टुकड़ा ले लिया, इसमें 2-3 सुराख की है, ए बी और सी। एक दीवार के साथ कील लगा लेते हैं, ठीक है। पहले कील को ए वाले सुराख में से गुजारते हैं और उसके साथ एक उसको प्लम लाइन कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मिस्त्री जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मेसन्स, वो सीधा एक वो दीवार की वो मतलब स्ट्रेटनेस को जज करने के लिए वो इस्तेमाल होती है। होता क्या, वो एक स्मॉल बॉडी होती है, वेट होता है और उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया होता है जैसे पेंडुलम होता है, तो उसको एक नेल के साथ बांध देना है। अब वो जो धागा है, वो जो स्ट्रिंग है, वो आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बिल्कुल देगी। उसी तरह जब आप इस बॉडी को पॉइंट बी के ऊपर लटकाएंगे, हैंग करेंगे नेल के साथ, तो वो बिल्कुल वही लाइन, वही प्लम लाइन आपको एक दूसरी लाइन देगी। और इसी तरह जब सी के साथ आप उसको अटैच करेंगे नेल को, तो वो तीसरी एक लाइन आपको प्लम लाइन देगी। अब आप देखेंगे ये तीनों लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। ये जो पॉइंट जी, दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इरेगुलर बॉडी। तो इसको ये तरीका है इसको मालूम करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।